अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो इन द एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट किया था एंडोक्राइनोलॉजी में। पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने एनाटॉमी, हिस्टो और ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद ये लास्ट वीडियो है पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसमें हम क्लिनिकल कोरिलेशंस पर जोर देंगे। ठीक है, उसके रिलेशंस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो, क्योंकि एडिनोमास में रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने एनाटॉमी वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें इस रिलेशंस बताए हुए हैं तो वो ज़रूर देखिएगा प्लीज़। तो इसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड की फिजियोलॉजिकल क्लिनिकल कोरिलेशन भी करेंगे और एनाटॉमिकल क्लिनिकल कोरिलेशंस भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले हमने पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म करना है। ठीक है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। उसके बाद हमने करना है डॉर्फिज़म, इससे रिलेटेड है। ठीक है, डॉर्फिज़म है, हमारे पास जाइजेंटिज़म है, एंड द फोर्थ वन इज़ एक्रोमेगाली। और लास्ट में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, यानी कि ग्रोथ हार्मोन के जो एजिड पीपल्स में ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी करते होते हैं तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, ठीक है, ये अगर हम देखें तो पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म के सबसे पहले हम देख लेते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या है। वो पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ऐसा कोई ट्यूमर हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें तमाम जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो सकते, यानी सारे के सारे हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, जिसे हम कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स होंगी। यानी कि पिट्यूटरी क्योंकि जितने हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो आगे दूसरे ग्लैंड्स, तो वो जो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करेंगे वो भी नहीं रिलीज़ होंगे, इसे हम कहेंगे पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसकी काजेज़ अगर हम देखें तो इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, ट्यूमरस काजेज़ होती हैं, यानी ट्यूमर होता है, और वन इज़ थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ट्यूमरस काजेज़ कौन कौन सी होती हैं, क्रेनियो फ्रेंजियो मैस, जो आपके क्रेनियम के जो फ्रेंजियो मैस होता है, यानी जो हमने कहा था कि जो रथ के पाउच है वो फ्रेंजियल एपिथेलियम से आया हुआ है, तो फ्रेंजियल एपिथेलियम, क्रेनियो फ्रेंजियो मास का मतलब है क्रेनियम के अंदर जो रथ के पाउच की फ्रेंजियल एपिथेलियम होगी उसका आपके पास ट्यूमर होगा, क्रेनियो फ्रेंजियो मैस। ठीक है, ये आप कर लें। उसके बाद क्रोमोफोब ट्यूमर होगा, वो भी पिट्यूटरी का एक इम्पोर्टेंट ट्यूमर है, क्रोमोफोब ट्यूमर। और थर्ड काज इसकी है हमारे पास थ्रोम्बोसिस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कोई भी एडिनोमा कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों ट्यूमर से रिलेटेड है हमारे पास, तो हम ट्यूमर्स का कर लेते हैं। सबसे पहले एडिनोमा क्या होता है। एडिनोमा से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि अच्छा, एडिनोमा क्या है कि कोई भी नॉन कैंसरियस नॉन फंक्शनल ट्यूमर होगा हमारे पास, तो उसमें पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होंगे वो रिलीज़ नहीं होंगे। तो एडिनोमा का तलक ऑप्टिक क्याज़मा से किस तरह हो सकता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स कैसे लास्ट हो सकती है, ये गाइटन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये वाई के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा समझ लें कि इंटीरियर पिट्यूटरी का हमारे पास ऑप्टिक क्याज़मा के साथ क्या रिलेशन है। पहले आप ऑप्टिक क्याज़मा को हम समझते हैं कि ऑप्टिक क्याज़मा क्या है। ठीक है, आपके पास जो बेस ऑफ द स्कल है वहाँ ऑप्टिक ट्रैक्ट एक नर्व का आता है, राइट एंड लेफ़्ट का। ठीक है, और ये हमारे पास एक्स शेप्ड एक स्ट्रक्चर बनेगी, एक्स शेप। ठीक है, ऑप्टिक नर्व एक यहाँ से पास होगी, एक ऑप्टिक नर्व यहाँ से पास होगी, और इस जगह पे हमारे पास दोनों नर्व्स के यानी कि क्रॉस से एक हमारे पास ऑप्टिक क्याज़मा बनता है। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम, जो कि ऑप्टिक नर्व की वजह से बनती है, और ऑप्टिक नर्व आगे जाके ये हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। ऑप्टिक ट्रैक्ट्स जब पास होंगी तो आगे ऑप्टिक नर्व देंगे, और ये आगे ऑर्बिट यानी आई के जो ऑर्बिट्स हैं उन तक जाएगी। ठीक है, जो आई बाल होता है उसमें जाएगी, तो ऑप्टिक क्याज़मा है ये हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ लाइक आता है, इसका रिलेशन इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ है। ठीक है, जब हमारे पास इसका एडिनोमा होगा यानी मैस इफेक्ट होगा, यानी इसका मैस बढ़ेगा, तो इसका प्रेशर इफेक्ट्स हमारे पास ऑप्टिक क्याज़मा के ऊपर आएगा। प्रेशर इफेक्ट्स का मतलब है कि ये इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा और ये हमारे पास फंक्शन लेस हो सकता है। ठीक है, जब ये हमारे पास फंक्शन लेस होगा तो हमारे पास क्या होगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे, यानी हमारी विजुअल जो फील्ड होती है, जो ऑब्जर्वेबल एरिया को हम विजुअल फील्ड कहते हैं। हम जब देखते हैं तो हमारा जो ऑब्जर्वेबल एरिया होता है उसको हम विजुअल फील्ड कहते हैं। ठीक है,
तो विजुअल फील्ड्स में डिफेक्ट्स होंगे और ये चूँकि क्याज़मा के लेवल पे हुआ है तो क्याज़मा का तलक राइट एंड लेफ़्ट बोथ ऑप्टिक नर्व से होगा, ठीक है। तो बोथ आई में ब्लर्ड विजन और इस तरह की सिचुएशंस होंगी। इस बोथ यानी कि बोथ साइड्स को हम विजन को हम लास्ट हो सकती है, हम कहते हैं बाय टेम्पोरल हेमी एनोप्सिया, ठीक है। ये टर्म इम्पोर्टेंट है, बाय टेम्पोरल हेमी एनोप्सिया, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्टिक क्याज़मा के प्रेशर की वजह से होता है। तो होप हमने ये चीज़ समझ ली है। अब हम आगे जाते हैं। इसमें मोस्टली प्रिफरल विजन लास्ट होती है। तो ये हम समझते हैं कि ट्यूमर की वजह से हमारे पास हार्मोन्स, अगर नॉन फंक्शनल एडिनोमा है तो हार्मोन्स तो कम होंगे ही होंगे, वो सारे हार्मोनल इफ़ेक्ट्स हम पढ़ते हैं। उससे पहले हमने एक चीज़ कर ली थी कि इसके रिलेशंस में जो चीज़ें आती हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उनमें हमने ऑप्टिक क्याज़मा पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो उसके हमने पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लाई करता है सेला टर्सिका इज़ द डिप्रेशन इन द बॉडी ऑफ द सफिनाइड, जो सफिनाइड बोन होती है उसकी बॉडी में डिप्रेशन होता है। इसके अलावा इसके जो साइनसेस होते हैं, जो इन्फीरियर इसके रिलेशन में साइनसेस आते हैं, इंटीरियर रिलेशंस में साइनस आते हैं, और लेटरल, ये हमारे पास लेटरल तो नहीं है, ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर, लेकिन मैंने आपको कैवर्नस साइनसेस समझाने के लिए यहाँ बनाया है, वैसे ये यहाँ है और उसके यहाँ लेटरल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लेटरल साइड्स रिलेशंस में याद रखें कि ये कैवर्नस साइनसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। तो ये जितने भी साइनसेस हैं इसके एडिनोमस से ये भी ज़रूर इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। यानी साइनसेस जिनमें हमारे पास कैवर्नस साइनसेस, सफिनाइडल साइनसेस और ये सारी स्ट्रक्चर्स अफेक्ट्स हो सकती हैं, प्रेशर इन पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होगी। इसके बाद हम आते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे, हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे उनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ऑब्वियसली अच्छा थर्ड काज पहले कर लेते हैं, उसके बाद हार्मोन कर लेते हैं। थ्रोम्बोसिस यानी जो हमारे पास आर्टरी पिट्यूटरी को पास ब्लड कर रही होती है, जो हमारे पास इंफीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोफिजियल आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, वो हमारे पास सप्लाई करती हैं। अगर उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाए यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाए, उसकी वजह से भी पिट्यूटरी फंक्शन लेस हो जाएगा और कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा, जिसे हम पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहेंगे। तो थ्रोम्बोसिस की एक रीज़न ये भी है कि जब हमारे पास मदर बेबी को डिलीवर करती है तो उसके बाद उसमें एक सर्कुलेटरी शॉक होता है। सर्कुलेटरी शॉक की वजह से ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन तकरीबन लॉस्ट हो जाती है और उस वक्त भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये है हमारे पास काजेज़ हैं एडल्ट पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की। जो हमारे पास बेबीज़ में पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है वो कॉन्जेनिटली होता है। ये हमने जितनी भी काजेज़ डिस्कस की हैं मोस्टली एडल्ट्स में, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज भी एडल्ट्स में बन सकते हैं और ये जो मदर में होगा वो भी एडल्ट फॉर्म ही है, एडल्ट पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से डिफेक्ट होंगे और उसकी वजह से हमारी बॉडी पे प्रेजेंटेशंस क्या होंगी, मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी यानी पेशेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज़ होगा या बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगा या नहीं रिलीज़ होगा। तो इसके पूरी बॉडीज़ पर इफ़ेक्ट होंगे, ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाएगी, डॉर्फिज्म होगी, जो हम अब अगले सेक्शन में डॉर्फिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसके हार्मोन्स ऑब्वियसली नहीं सिक्रीट होंगे क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिग्नल्स आते हैं, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन लेके आता है। जब वो नहीं होगा तो एड्रीनल कार्टिक्स के हार्मोन भी नहीं रिलीज़ होंगे, इरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट हो जाएंगी आपके पास। ये तरतीब से कीजिए, बिल्कुल ईजी है, हम कर लेते हैं तरतीब से। तो उसके बाद यानी कि सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस होगी। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होगा, अब जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म यानी जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रोथ हार्मोन को देखें तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन डिपोजिशन करवाता होता है, ठीक है, और फैट को मोबिलाइज करवाता है। तो ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो प्रोटीन डिपोजिशन नहीं होगी यानी हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो फैटी मैस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वेट गेन, इस तरह हमारे पास वेट गेन होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये मेटाबॉलिक हार्मोन होता है, यही हमें एनर्जी की फीलिंग्स देता है। तो जब हमें ये नहीं होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, तो जो पेशेंट होगा वो लिथार्जिक होगा यानी सुस्त होगा और एनर्जी लेस फीलिंग करेगा, ठीक है, यानी उसमें एनर्जी की फीलिंग्स नहीं होंगी।
तो ये हमारे पास केसेस थे पेन हाइपोपचेट्रिज्म के। इसके बाद हम आते हैं डॉर्फिज्म। ठीक है, डॉर्फिज्म में हमारी जो हाइट होती है पेशेंट्स की वो बहुत ही कम होती है, और वो पेन हाइपोपचेट्रिज्म की वजह से भी हो सकती है या सिर्फ जीएच की वजह से भी हो सकती है। यानी पेन हाइपोपचेट्रिज्म जब होगा तो सारे के सारे हार्मोन नहीं रिलीज़ हो गए जिनमें जीएच भी है। ठीक है, लेकिन जीएच का जो ट्यूमर होता है हमारे पास एडिनोमा होगा, उसकी वजह से भी जीएच नहीं, सिर्फ यानी जीएच का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हमारे पास डॉर्फिज्म होगा। ठीक है, डॉर्फिज्म में क्या होगा कि अगर जीएच का प्रॉब्लम है तो जो बॉडी हमारे पास डेवलप होगी वो सारे ऑर्गन्स एप्रोप्रिएटली डेवलप हो रहे होंगे एप्रोप्रिएटली, लेकिन उसका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेस होगा, यानी ओवरऑल जो उसका बॉडी का मैस होगा वो कम होगा। ठीक है, ये जो बच्चा होगा ये प्यूबर्टी से पास नहीं होगा। और जो अफ्रीकन पिग्मीज़ की अगर बात करें तो उनमें क्या हमारे पास उनके यानी हाइट इतनी छोटी क्यों होती है, उनमें सिर्फ प्रॉब्लम होता है जीएच का भी नहीं होता। यानी जीएच जिस चीज़ को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसे हम कहते हैं सोमेटोमीडन सी, एक्चुअल फंक्शन हमारी बॉडी में इसका होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इसको एक्टिवेट करता है लेवल से, और ये हमारी बॉडीज़ पे इसके रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फंक्शन करते हैं। उनमें ग्रोथ हार्मोन तो ब्लड में पाया जाता है जो अफ्रीकन पिग्मीज़ होंगे, लेकिन उनमें सोमेटोमीडन सी जो इनहेरिटेड डिफेक्ट्स की वजह से ये नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उनमें ये होता है। ठीक है, अगर हम डॉर्फिज्म को ट्रीट करें तो जो हमारे पास चाइल्ड होगा उसको हम अगर सिर्फ प्योरली ग्रोथ हार्मोन की ही डिफिशिएंसी की वजह से डॉर्फिज्म है तो हम उस चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी करके उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो एल्डर एजेस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ग्रोथ हार्मोन थेरेपी से। ठीक है, ये हमारे पास डॉर्फिज्म था। इसके बाद हम आते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो पेन हाइपोपचेट्रिज्म यानी जिसमें सारे के सारे हार्मोन लास्ट होते हैं और जिनमें ग्रोथ हार्मोन भी लास्ट होता है, उसकी वजह से डॉर्फिज्म में क्या, डॉर्फिज्म के साथ क्या क्या होंगे, और जो नॉर्मल सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होगा उसमें डॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो पेन हाइपोपचेट्रिज्म की वजह से है। ठीक है, जो पेन हाइपोपचेट्रिज्म की वजह से डॉर्फिज्म होता है उसमें हाइट बॉडी में सब कम होने के साथ साथ हमारे पास दूसरे हार्मोनल इफ़ेक्ट्स भी होंगे, यानी सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस होगी और बाकी लिथार्जिक और ये भी होगा सब। जबकि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाइट लास्ट होगी, बाकी ऑर्गन्स इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, बाकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नॉर्मल हो सकती हैं, क्योंकि इनमें बाकी हार्मोन्स जितने भी सेक्सुअल हार्मोन हैं वो लास्ट नहीं होते। तो ये है हमारे पास डिफरेंस कि पेन हाइपोपचेट्रिज्म की वजह से डॉर्फिज्म होगा तो क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो डॉर्फिज्म होगा उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम डॉर्फ बच्चे की हाइट को देखें तो उसकी हाइट हमारे पास तकरीबन हाफ़ होती है, क्योंकि जब 10 इयर्स का बच्चा हमें कैसा दिखेगा वो 4 to 5 इयर्स का दिखेगा। ठीक है, जो 20 इयर्स का बच्चा होगा, 20 इयर्स का जो मैन होगा वो हमें अबाउट 7 to 10, यानी उसकी हाइट इतनी ज़्यादा कम होती है डॉर्फिज्म की वजह से। ठीक है, तो डॉर्फिज्म को ट्रीट करने के लिए हम अगर जो हमारे पास अर्ली लाइफ होती है उसमें हम जीएच दे सकते हैं। जीएच जो है हमारे पास आजकल, पहले तो उससे आता था कि आजकल हम ई कोलाई से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जीएच को हम हासिल करते हैं, और आजकल ये इंजेक्शंस की सूरत में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हाइपोपचेट्रिज्म एंड डॉर्फिज्म जो हमने क्लियर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जिजेंटिज्म, एक्रोमेगाली और इस पे आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।